ब्लैक होल होता क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल क्या चीज है, किस तरह से वर्क करता है और कैसे इसका कॉन्सेप्ट है, मैं आज आपको समझाऊंगा कि ब्लैक होल होता क्या है। ठीक है, ब्लैक होल को अंतरिक्ष का राक्षस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक होल को ब्लैक होल नाम दिया था किसने? जॉन व्हीलर ने। किसने दिया था? जॉन व्हीलर ने सबसे पहले ब्लैक होल को ब्लैक होल नाम दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में किसने बताया था, तो ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे जॉन मिशेल। कौन थे? जॉन मिशेल। जॉन मिशेल का जन्म हुआ था 1724 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1793 में। ठीक है, जॉन मिशेल जो इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसके प्रोफेसर थे, तो उन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया। ठीक है, दूसरे व्यक्ति थे कौन? ये पहले व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति थे पियरे साइमन। इनका जन्म हुआ था 1749 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1827 में। लेकिन इन्होंने जो है ब्लैक होल के बारे में बताया था 1796 में। कब बताया था? 1796 में। इनकी एक किताब थी, इनकी किताब का नाम था द सिस्टम ऑफ होल वर्ल्ड। द सिस्टम ऑफ होल वर्ल्ड इनकी किताब थी। इस किताब में इन्होंने ब्लैक होल के बारे में पूरी जानकारी दी। ठीक है दोस्तों, ब्लैक होल होता क्या है? ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि ब्लैक होल जो होता है ना, एक पिंड होता है, एक अदृश्य पिंड। अब ये अदृश्य पिंड, अब आप पूछोगे कि ब्लैक होल किस तरह से वर्क करता है, तो दोस्तों इस ब्लैक होल के अंदर जो है असीमित द्रव्यमान और असीमित घनत्व प्लस ग्रेविटी। दोस्तों क्या होता है? द्रव्यमान प्लस घनत्व प्लस ग्रेविटी, ये असीमित मात्रा में होती है। जो होती है ना, असीमित मात्रा में होती है। मतलब ब्लैक होल इस तरह से वर्क करता है कि ब्लैक होल के पास, जैसे जिस तरह से, जहां मान लो यहां ब्लैक होल है, लेकिन इस ब्लैक होल के पास अगर मान लो कोई भी पिंड हो गया, नक्षत्र हो गया, निहारिकाएं हो गई, अगर करीब आते हैं तो ये अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, ब्लैक होल ये मान के चलिए कि इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है, इतनी ज्यादा कि उसके अंदर समय नहीं होता। एक और बात ध्यान रखना कि ब्लैक होल के अंदर समय नहीं पाया जाता। ब्लैक होल के अंदर जो टाइम है वो नहीं होता, समय की जो अनुपस्थिति है वो वहां नहीं होती, समय अनुपस्थित होता ही नहीं है वहां पर। ठीक है दोस्तों, पहले अब हम बात करते हैं कि ब्लैक होल बनता कैसे है, ब्लैक होल का निर्माण होता कैसे है। दोस्तों ब्लैक होल बनता कैसे, तो आइए जानते हैं कि ब्लैक होल जो है उसका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है। तो दोस्तों ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया यह है कि जब कोई भी पिंड, यही आप अपने ऊपर लेके चलिए, खुद के ऊपर लो, जैसे कोई भी चीज हो गई उसको आप कंप्रेस्ड करते हो। कंप्रेस्ड यानी दबा देना, कंप्रेस्ड यानी दबा देना। इतना दबा दो कि 1.1 सेंटीमीटर। कोई भी चीज, मतलब ये नहीं कि घर की कुछ चीज ले रहे हैं उसको दबाने बैठ गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अंतरिक्ष की बात चल रही है तो वहीं की देखो। ठीक है, अगर कोई चीज है जो कंप्रेस्ड हो रही है, यानी 1.1 सेंटीमीटर की कंप्रेस्ड हो जाती है, उस चीज का द्रव्यमान, घनत्व और ग्रेविटी बढ़ जाएगी। द्रव्यमान क्या बोला मैंने? घनत्व और ग्रेविटी बढ़ जाएगी और वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें? ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे इस तरह से लो, किस तरह से? जैसे हमारी अर्थ है, हमारी धरती है, हमारी धरती को अगर आप कंप्रेस्ड करते हो, कंप्रेस्ड यानी दबाते हो, इतना कंप्रेस्ड कर दो कि उसकी साइज कितनी हो जाए? 1.5 सेंटीमीटर, यानी सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर की धरती। अब उसमें जो द्रव्यमान होगा, घनत्व होगा और ग्रेविटी होगी, वो असीमित मात्रा में बढ़ जाएगी। इतनी हो जाएगी कि वो जो है ब्लैक होल का रूप ले लेगी। हमारा सूरज जो है अर्थ से, हमारा सूरज जो है ये सन, ये अर्थ से 13 लाख, कितना? 13 लाख गुना बड़ा है। अगर आप सूरज को कंप्रेस्ड करके एक मटर के दाने के साइज का कर देते हो
कितने कितने साइज का, एक मटर के दाने के साइज का, तो उसका द्रव्यमान, घनत्व और ग्रेविटी इतनी बढ़ जाएगी वो एक ब्लैक होल का रूप ले लेगा। अब ये तो आपने सीख लिया कि ब्लैक होल कैसे बनता है। और एक और बात बता दूं मैं, जो ब्लैक होल होता है ना, उसका जो द्रव्यमान है, ब्लैक होल का जो द्रव्यमान है वो कम होता है घनत्व की अपेक्षा, मतलब घनत्व ज्यादा होता है, द्रव्यमान कम होता है। तो दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, और उठना भी चाहिए, जायज है, कि जो है ब्लैक होल है वो बनता किससे है? स्टार से, यानी तारों से। तो सब तारे कैसे बनते हैं? स्टार का निर्माण कैसे होता है, यानी तारों का जो निर्माण है वो कैसे होता है? तो दोस्तों स्टार का जो निर्माण है वो कैसे होता है? तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, निहारिकाओं का नाम सुना है आपने? निहारिका है, जानता हूं कोई नया शब्द है निहारिका, मतलब अंतरिक्ष में मौजूद गैसों के बादल को निहारिका कहते हैं। क्या कहा मैंने? अंतरिक्ष में मौजूद निहारिकाओं के बादल को क्या कहते हैं? सॉरी, गैसों के बादल को क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। तो सुनना, उन गैसों के बादल में हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हाइड्रोजन कितना होता है? तो लगभग 75%, और हीलियम होता है लगभग 23 से 24% मान लो, और बाकी 2% में और दूसरी गैसेस आ गई। ठीक है, तो इनके अंदर ये गैसेस के बादल होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जब इन द्रव्यमान की वजह से गैसों के जो बादल है, जो मैंने कहा निहारिका है, ये आपस में आती है। क्या होती है? आपस में आती है, कंप्रेस्ड होती है, और कंप्रेस्ड होने के कारण जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, वो टेम्परेचर बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा टेम्परेचर कि जो नाभिक है, जो उस निहारिका का नाभिक है, उसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम आपस में क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ेंगे, और आपस में जुड़ने के कारण एक बड़े स्टार, एक बहुत बड़े स्टार का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक बहुत बड़े स्टार का निर्माण करेंगे। लेकिन आप जानते हो कि उस स्टार का निर्माण द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से बना है। पर एक बात में ध्यान में रखना कि वो स्टार जलेगा, उस स्टार में क्या होगा? आग लगेगी, लगभग जलता जलता करोड़ों वर्ष तक जलता रहेगा। लेकिन अब उस अपने लिए तो हाइड्रोजन है, लेकिन उसके लिए तो ईंधन है, लेकिन अगर उसमें से ईंधन धीरे धीरे ईंधन खत्म हो जाता है, यानी वो स्टार नहीं, समझ लीजिए मर गया, कहते हैं ना अपन डेथ होना, उसे स्टार की मौत कहते हैं। वो क्या हो जाता है? मर जाता है, स्टार जो होता है ना वो मर जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा उसमें कि उस तारा तो मर गया, उसके अंदर का जो ताप है वो खत्म हो गया, धीरे धीरे तारा ठंडा हो गया, लेकिन उसके अंदर जो ग्रेविटी है वो मौजूद रहेगी, जो ग्रेविटी है वो मौजूद रहेगी, ग्रेविटी उसमें मौजूद रहेगी। लेकिन उस ग्रेविटी के मौजूद होने के कारण क्या होगा कि उस तारे के अंदर एक विस्फोट होगा। कब होगा? जब उस ग्रेविटी से वो खुद को नहीं संभाल पाएगा, उस ग्रेविटी के विरुद्ध खुद को नहीं संभाल पाएगा, तब उसमें क्या होगा? विस्फोट होगा, और उसी विस्फोट को हम बोलते हैं सुपरनोवा। सुना है ना? सुपरनोवा, ठीक है। उसके अंदर एक सुपरनोवा विस्फोट होगा, इतना भयंकर विस्फोट होगा कि पूरा तारा छिंद बिंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस तारे के अंदर एक चीज मौजूद होगी, और वो चीज, जैसे मान लो कि ये तारा है, ठीक है, ये पूरा टूट चुका है, लेकिन इसका कोई ना कोई भाग शेष रह जाएगा। यानी और कोई भी चीज है, चट्टान है, टूटती है तो टुकड़े बचते हैं ना, इस तरह से इसका एक टुकड़ा बच जाएगा। ठीक है, उस टुकड़े में असीमित द्रव्यमान, क्या बोल रहा मैंने? असीमित द्रव्यमान प्लस घनत्व प्लस ग्रेविटी, ये अनलिमिटेड मात्रा में मौजूद होगी, अनलिमिटेड मात्रा में। और ये जो तारा बचा है इसको क्या बोलते हैं मालूम है आपको? न्यूट्रॉन स्टार। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन दोस्तों ये जो तारा है इसके अंदर इतनी ग्रेविटी होने के कारण क्या होगा कि ये खुद को खा जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? खुद को खा जाएगा। हाँ, खुद को खाएगा, ये अपने आप को खाना शुरू करेगा।
ग्रेविटी के कारण ये खुद को खा जाएगा, खुद को अपने अंदर समेट लेगा। और उसी के बाद जो निर्माण होता है वो होता है ब्लैक होल। क्या होता है? ब्लैक होल। उसके बाद निर्माण होता है ब्लैक होल का। मतलब होता यूं है कि एक न्यूट्रॉन स्टार है, वो न्यूट्रॉन स्टार जो होता है, इस स्टार की जो हमारे निहारिकाओं से जो स्टार बना है उसका एक रूप माना जाता है कौन? न्यूट्रॉन स्टार, जिसके पास में अनलिमिटेड ग्रेविटी, अनलिमिटेड घनत्व और अनलिमिटेड द्रव्यमान होता है। लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाता ना, खुद को संभाल नहीं पाता तो वो खुद को खाना शुरू करेगा, खुद को अपने अंदर खींचना शुरू करेगा, और खुद को खींचने की वजह से वहां पर एक अदृश्य पिंड बन जाएगा। क्या बनेगा? अदृश्य पिंड, जो नग्न आंखों से, यानी जो नंगी आंखों से दिखाई ना दे, उसको क्या बोलेंगे? अदृश्य पिंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से स्टार्स का क्या होता है? निर्माण होता है। अब आप बोलोगे कि यार सर आपने बता दिया कि ब्लैक होल क्या होता है, तो सर ब्लैक होल के टाइप भी होते हैं क्या? तो हाँ होते हैं, ब्लैक होल के टाइप भी होते हैं। 3 प्रकार के ब्लैक होल होते हैं, टाइप होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ब्लैक होल होते हैं। ठीक है, पहला है स्टेलेरा। स्टेलेरा, स्टेलेरा मास ब्लैक होल। स्टेलेरा मास ब्लैक होल। ठीक है, ये वो ब्लैक होल है जो बड़े स्टार से, मतलब जो सूरज से बड़े हो, सूरज से लाखों गुना बड़े हो, उन स्टार से ये बनता है। मतलब जो सूरज से बड़े हैं, मैंने आपको बताया, उनका ताप धीरे धीरे कम होगा, उनके अंदर एक सुपरनोवा विस्फोट होगा, उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, उसके बाद वो खुद को खाएगा और ब्लैक होल का निर्माण करेगा। तो ये जो बनता है, ये किससे बनता है? सूरज से भी बड़े स्टार से मिलकर ये बनता है। ठीक है, दूसरा है सुपर मैसिव। क्या है? सुपर मैसिव, सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल ये क्या होता है? तो दोस्तों ये जो है गैलेक्सी के केंद्र में होता है। मतलब जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ना, इसके केंद्र में भी एक ब्लैक होल है। ठीक है, ये होता है गैलेक्सी के केंद्र में होता है। ठीक है, ये इतना बड़ा होता है ना कि आप बिलीव नहीं कर सकते, बहुत बड़ा ब्लैक होल होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो द्रव्यमान है ना, सूरज से 1 करोड़, कितना? 1 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है इसका द्रव्यमान। इतना बड़ा है कि समझ लो कि पूरी गैलेक्सी को डकार लेना, तब भी डकारना है इसको, इतना बड़ा है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? केंद्र में होता है। अगर कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में पूछे तो उसको साफ बताना कि ये जो होता है ना, ये कहाँ होता है? गैलेक्सी के केंद्र में होता है, यानी बीच में। ठीक है, और तीसरा होता है स्मॉल ब्लैक होल। क्या होता है? स्मॉल ब्लैक होल। ये स्मॉल ब्लैक होल, स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना आपने? एक महान साइंटिस्ट। ठीक है, उनके अनुसार ये कहा जाता है कि जो ये स्मॉल ब्लैक होल है, ये ब्रह्मांड के जन्म से ही हैं। मतलब जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ तब से ही स्मॉल ब्लैक होल भी साथ में ही इनका जन्म हुआ। ये ताप से बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? ताप से, ताप से बनते हैं। यानी जो स्टार होता है ना, तारा, उसके ताप से मिलकर बनते हैं कौन? स्मॉल ब्लैक होल। ठीक है, और आप एक और बात सुनना कि जो महान साइंटिस्ट, महान फिजिशियन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। किसमें? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, यानी सापेक्षता के सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल जैसे मान लो ये ब्लैक होल है। ठीक है, अगर कोई मनुष्य, ये ब्लैक होल की सतह है, यानी ये ब्लैक होल की सतह है, और कोई मनुष्य इस सतह के पास आके खड़ा हो जाता है, ये आदमी मैंने खड़ा कर दिया। ठीक है, अगर कोई मनुष्य इस सतह के पास आके खड़ा हो जाता है तो उसका टाइम अर्थ पे रह रहे आदमी से बहुत कम चलेगा, यानी बहुत धीरे चलेगा। उसकी उम्र प्लस उसका टाइम बहुत धीरे चलेंगे। और उन्होंने एक और बात कही थी कि कोई मनुष्य अगर ब्लैक होल के सेंटर में जाके खड़ा हो जाए, कहां पर? सेंटर में जाके अगर कोई मनुष्य खड़ा हो जाए तो उसकी उम्र तत्कालीन थम जाएगी, तत्कालीन उम्र थम जाएगी। समझे? अब क्यों थमेगी? ग्रेविटी बहुत ज्यादा है यार, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। ठीक
ठीक है, आपको एक यकीन नहीं हो रहा हूं तो एक एक्सपेरिमेंट करना, घर पर एक रुमाल लेना, ठीक है, उस रुमाल को चारों तरफ से अच्छा दबा देना और पेपर वेट होता है ना कांच का, उस पेपर वेट को बीच में रखना, तो एक इस तरह से बन जाएगा, एक इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर पेपर वेट पड़ा है, अब एक क्या काम करना है कि जो मार्बल होते हैं ना, कंचे है ना जिससे हम खेलते हैं, हाँ, उन कंचों को लेना और इसके ऊपर डाल देना, आराम से डालना, तो वो कंचा क्या करेगा, उसका चक्कर लगाना शुरू करेगा, उसका चक्कर लगाएगा 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 और वो इस मार्बल को टच कर लेगा, मतलब इस मार्बल को समझो कि ब्लैक होल है, ठीक है, और ये जो चक्कर लगा रहा है कोई पिंड है, कोई ग्रह मान लो या कोई तारा, इसका चक्कर लगा रहा है, वो उसमें समाहित हो जाएगा। ये एकदम ओरिजिनल प्रैक्टिकल है, करके देख लेना, ठीक है। तो अपन कहा थे, हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जो मनुष्य है उसका उम्र और उसका टाइम दोनों तत्कालीन रुक जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ समय की उपस्थिति नहीं है। जब तारा मरता है ना तो वहां टाइम खत्म हो जाता है, ब्लैक होल में समय नहीं रहता, समय शून्य, खत्म समय, और उस ब्लैक होल में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो उसका समय भी तत्कालीन खत्म हो जाता है। लेकिन एक और बात बता दो, बहुत सारे सोचते हैं कि यार ब्लैक होल है तो इसमें जाया नहीं जा सकता, तो नहीं, इसमें आप कभी भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ब्लैक होल किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है ना तो टुकड़ों में खींचता है, क्योंकि ब्लैक होल ज्यादा बड़ा नहीं होता। ब्लैक होल मैंने कहा पूरी गैलेक्सी को अपने अंदर खींच लेगा, पर कब खींचेगा? टुकड़ों में खींचेगा, ऐसे थोड़ी कि पूरी पूरी अपने अंदर लेगा, नहीं, टुकड़ों में खींचेगा। अब कोई मनुष्य ब्लैक होल के अंदर चला जाता है ना तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े, या फिर टुकड़े ना भी हो तो ऐसी जगह जाकर, ऐसी अज्ञात जगह चला जाएगा जहां उसने सोचा भी ना हो। क्योंकि क्या है कि देखो, ब्लैक होल अगर यहां से खुला है तो कहीं ना कहीं तो इसका एग्जिट होगा। अब वो एग्जिट कहां हो किसी को नहीं मालूम, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि सबसे पहले ब्लैक होल मनुष्य ने कब देखा, मतलब कब पता चली कि भैया ये ब्लैक होल है, साक्षात ब्लैक होल कैसे दिखा। तो दोस्तों 1972 में मनुष्य द्वारा सबसे पहला ब्लैक होल देखा गया। उस ब्लैक होल का नाम था जायग्नस। क्या नाम था? जायग्नस X1। जायग्नस X1 को सबसे पहले मनुष्य ने देखा था 1972 में, ठीक है। लेकिन दूसरा मैं आपको बताता हूं कि जो साउथ यूरोप के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहला बड़ा, मतलब यूं समझ, सबसे बड़ा ब्लैक होल देखा था। और सबसे बड़ा ब्लैक होल देखा था उन्होंने अपनी करीबी गैलेक्सी जिसका नाम है ABC 1277 में। आप यकीन नहीं कर सकते कि वो ब्लैक होल इतना बड़ा था कि उस ब्लैक होल ने उस गैलेक्सी का 14% द्रव्यमान अपने अंदर समेट के रखा हुआ था। 14% द्रव्यमान समेटना मतलब कितना बड़ा ब्लैक होल होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ब्लैक होल होता क्या है, किस तरह से काम करता है और कैसे बना, इसकी उत्पत्ति से लेकर। तो दोस्तों इसका अंत नहीं होता, ये सबको भी खा जाए तब भी इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक फैक्ट वाली बात बताता हूं, सुनना ध्यान से, ठीक है। स्पेस, ओशियन और ब्रेन, इन तीन चीजों में एक सिमिलरिटी होती है, यानी एक सिमिलर होते हैं आपस में। आप बोलोगे कि सिर्फ पूरी दुनिया, मतलब कहाँ स्पेस, कहाँ ओशियन और कहाँ दिमाग। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, इन तीनों चीजों को इंसान ने सिर्फ 5% ही जान पाया है। कितना प्रतिशत? 5%। ये दोनों तो दिखती है, इन दोनों के पास जाओगे ना तो दिखती है, बाप रे बाप, इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा स्पेस, ये नहीं दिखता। ये जो ब्रेन है ये कभी नहीं दिखता। ब्रेन की एक खासियत बताता हूं कि इन दोनों को पूरा इसके अंदर समेट दोगे ना तब भी खाली रहेगा। मतलब कि आप सोचते हो ना, ओशन सागर, इसको रत्नाकर भी कहते हैं। समुद्र के अंदर इतने खजाने हैं जिसका कोई मतलब अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तभी तो ओशन को मनुष्य ने सिर्फ 5% ही जाना है, सिर्फ 5%। और वहीं स्पेस, अब स्पेस में आप ब्लैक होल पढ़ रहे थे अपन अभी, ब्लैक होल के बारे में सिर्फ मनुष्य जानता है, कैसे बनता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, कैसे किसको खा जाना, ठीक है, और कैसे बनना, कैसे स्टार्स में सुपरनोवा होता है, फिर न्यूट्रल स्टार आता है, तो ये सब जानता है। भाई ब्लैक होल कहाँ एंटर है, कहाँ एग्जिट है,
इसके बारे में मालूम नहीं होता। ब्लैक होल दिखता कैसे है? ठीक है, तो ब्लैक होल कभी भी नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। एक बात मेरी ध्यान रखना कि जो ब्लैक होल होता है ना, ये कभी सिंगल नहीं रहेगा, मतलब इसके आसपास गैसों का घेरा प्लस कोई पिंड हो गए, है ना, वो इसके आसपास दिखेंगे, मतलब बीच में अंधेरा। यहाँ बीच में जो रहेगा ना, डार्क रहेगा पूरा। क्या रहेगा? डार्क। और साइड में जो होगी इसकी गैसेस से गैसेस होगी, तो वहां से इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ब्लैक होल है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा था। ठीक है, मैंने स्पेस में बताया आपको, स्पेस को स्पेस अंतरिक्ष बोलते हैं, जिसका कभी कोई अंत नहीं है। स्पेस के बारे में ये कोई पता नहीं लगा पाएगी कहां से शुरू और कहां से अंत। बहुत बड़ा स्पेस। तो इसके बारे में सिर्फ 5% जाना है अभी तक। ओशन के बारे में 5% और इंसानी दिमाग के बारे में 5%। आप सोच नहीं सकते इंसानी दिमाग क्या कर सकता है। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तो अभी मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।